अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। पहले हमने 30 MCQs कर लिए थे सर दाऊद शाद की अकाउंटिंग की जो असाइनमेंट थी। अब हम 31 से स्टार्ट करेंगे। 31 MCQs है परचेज ऑफ मशीनरी फॉर कैश। हमने मशीनरी कैश के ज़रिए ख़रीदी है। मशीनरी क्या है, हमारा एक नॉन करंट एसेट है, और कैश क्या है, हमारा करंट एसेट है। अब देखें इनको, तो अगर इनकी एंट्री बनाएं तो नॉन करंट एसेट डेबिट हो गया और कैश क्रेडिट हो गई। तो देखें एसेट में कोई चेंज नहीं हुई। तो ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है इंक्रीज टोटल एसेट। टोटल एसेट इंक्रीज़ हुए नहीं, एसेट्स नहीं इंक्रीज़ हुए, ये बात गलत है। ऑप्शन बी को पढ़ें तो वहाँ है डिक्रीज टोटल एसेट। टोटल एसेट डिक्रीज़ भी नहीं हुए। ऑप्शन सी है इंक्रीज एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। नहीं ना एसेट इंक्रीज़ हुए ना लाइबिलिटीज़। हाँ, ऑप्शन डी है कीप्स टोटल एसेट अनचेंज। हाँ, टोटल एसेट अनचेंज रहे क्योंकि वो नॉन करंट एसेट इंक्रीज़ हुआ है और करंट एसेट डिक्रीज, तो नेट एसेट या टोटल एसेट अनचेंज है। हाँ, 32 पे आ जाते हैं। 32 है इन्वेस्टमेंट ऑफ कैश इनटू बिजनेस रिजल्ट इन। हमेशा बिजनेस में जो इन्वेस्टमेंट करता है वो ओनर ही करता है। ओनर की तरफ से आपको पता है कोई भी इन्वेस्टमेंट करे वो कैपिटल होगी, और इसकी एंट्री में हम करते हैं कि कैपिटल हमारा इंक्रीज़ हो गया और कैश भी हमारा इंक्रीज़ हो गया। तो ऑप्शन ढूंढने की कोशिश करते हैं। पहला ऑप्शन है इंक्रीज़ इन कैश। हाँ, कैश तो इंक्रीज़ हो गया, डिक्रीज़ इन कैपिटल नहीं, ये बात गलत है। ऑप्शन बी है इंक्रीज़ इन कैश एंड इंक्रीज़ इन कैपिटल। हाँ, ये ठीक है, कैश भी इंक्रीज़ हुआ है और कैपिटल भी इंक्रीज़ हुआ है। हाँ, इनको पढ़ लें। इनमें क्या है, इंक्रीज़ इन फ़ी एंड हमारी सर्विस के ज़रिए हम कोई सर्विस देते हैं तो इसमें हमारी फ़ी एंड इंक्रीज़ होती है, नहीं ये बात गलत है। डिक्रीज़ इन कैश, नहीं कैश भी तो डिक्रीज़ नहीं हुआ, तो ये बाकी बातें गलत हैं। ऑप्शन बी ठीक है, इंक्रीज़ इन कैश एंड इंक्रीज़ इन कैपिटल। 33 पढ़ते हैं। सर्विसेज रेंडर्ड फॉर कैश वे रिजल्ट इन। बिजनेस ने सर्विस दी हैं और उसके बदले में कैश लिया है, तो ये क्या बनेगी एंट्री। हम आपको पता है कि हमेशा पहले हमने डेबिट साइड की एंट्री करनी है, यानी एसेट को पहले डेबिट पहले आता है अकाउंटिंग में, तो पहले एसेट वाला आएगा इंक्रीज इन कैश। हाँ हाँ, कैश तो इंक्रीज हो गए। आगे एंड डिक्रीज इन कैपिटल, कैपिटल की तो बात भी नहीं हो रही, तो ये गलत हो गया। बी को रहने देते हैं। सी को पढ़ते हैं। डिक्रीज इन कैश, नहीं कैश डिक्रीज नहीं हुआ, तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन डी को पढ़ते हैं इंक्रीज इन फीस अर्नड। हाँ, ये ठीक है, फीस एंड हमारी इंक्रीज़ हुई है क्योंकि हमने सर्विस दी है। एंड इन डिक्रीज इन कैपिटल, कैपिटल की तो बात नहीं हुई, तो ये गलत है, ये तीनों गलत हैं। ऑप्शन बी को पढ़ते हैं तो ऑप्शन बी है इंक्रीज इन कैश। हाँ, कैश भी हमारा इंक्रीज़ हुआ है। एंड इंक्रीज इन फीस एंड, ये सर्विस के बदले में हमारी फीस एंड भी इंक्रीज़ हुई है, या इनकम इंक्रीज़ हुई है। फीस एंड को अदर इनकम में काउंट करते हैं ना, तो ये बी ऑप्शन भी ठीक है। आगे 34 है ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। पहले तो हमें पता होना चाहिए कि अकाउंटिंग क्या है। अकाउंटिंग को हम सिंपल वर्ड में कहते हैं कि ये एक बिज़नेस की लैंग्वेज है। बिज़नेस की जो ट्रांजैक्शन जैसे रिकॉर्ड होती हैं, किस तरह करनी है, क्या क्या करना है बिज़नेस की ट्रांजैक्शन में की रिकॉर्डिंग में, तो ये सारा एक बड़ा टर्म है ना इसे अकाउंटिंग। तो यहाँ लिखा हुआ है कि अकाउंटिंग का मकसद है किसी बिज़नेस की एक यानी ड्यूरेशन की हमने सारी ट्रांजैक्शन को या अकाउंट्स को रिकॉर्ड करना है। इनको रिकॉर्डिंग को अदरवाइज जो लिखा हुआ है नोन एज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, भाई इनको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं, जिससे जो दिया गया है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है मेंटेन फुल एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। हाँ, बिजनेस के रिकॉर्ड्स को हमने वो रिकॉर्ड करना होता है अकाउंटिंग में। ये प्रॉफिट एंड लॉस को आपको पता है इनकम स्टेटमेंट कहते हैं, या स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव इनकम कहते हैं। टू डिपेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन, डिपेक्ट मैंने होता है अक्कासी करना, ये शो करना। तो ये बैलेंस शीट इसे भी कहते हैं, तो ये बैलेंस शीट को भी शो करता है या अक्कासी करता है। टू प्रोवाइड अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू द इंटरेस्टेड पार्टी, ये आपने पहले चैप्टर में पढ़ा है। ये लैंडर हो गए, गवर्नमेंट हो गई, पब्लिक होगी, इनको हमने ये पेश करना है ना, ये इसलिए ये ठीक है। आगे आ गया मटेरियलिटी कंसेप्ट। मटेरियलिटी कंसेप्ट क्या है कि हम जो मटेरियल्स होते हैं वो हमारे एसिड या होते हैं, जो इमटेरियल हैं वो नहीं होंगे।
मटेरियली कंसेप्ट ये है कि जो मटेरियल चीज़ें हैं, यानी जो हमें फिज़िकल एग्जिस्टेंस है जिनकी, ऐसे समझ लें, वो हमारे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आएगी। तो ये कहता है मटेरियली कंसेप्ट इन अकाउंटिंग रेफर्स टू द कंसेप्ट दैट ऑल मटेरियल आइटम शुड बी रिपोर्टेड प्रॉपरली इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल आइटम आएंगे। मटेरियल आइटम आर कंसीडर्ड एज दोज आइटम वो इंक्लूजन रिजल्ट एंड सिग्निफिकेंट चेंज इन डिसीजन मेकिंग फॉर द यूज़र ऑफ बिजनेस इंफॉर्मेशन। यानी वो ये कहना चाहता है कि जो मटेरियल आइटम को निकाल दें या उनको ऐड कर दें, तो ये जो हमारे इन्वेस्टर जो वगैरह होते हैं, इनके डिसीजन में फ़र्क, यानी बिजनेस के एसेट इंक्रीज होंगे तो वो ज़्यादा इन्वेस्टर्स आएंगे, इस तरह के। यानी वो मेन मकसद वो ये कहना चाहता है कि एसेट इंक्रीज या डिक्रीज हो मटेरियल्स के ज़रिए, जिसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस हो, उसको हम मटेरियल कंसेप्ट में कवर करते हैं। 36 आ गया। 36 ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन वाई लेंडर इंटरेस्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पहले हम जो बड़ी मिस्टेक करते हैं ना, हम सवाल को सही तरीके से, सवाल में ये कह रहा है कि लैंडर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों मांगते हैं। लैंडर को कौन होते हैं? लैंडर्स वो पार्टीज होती हैं जो बिजनेस को कोई शय उधार पर देते हैं, मशीनरी दे दें या कोई कैश दे दें, उनको लैंडर कहते हैं। कोई बंदा जब किसी को कैश देता है तो वो इस बिना पर देता है कि ये मुझे रिटर्न भी करेगा कि नहीं। अगर कोई रिटर्न करता है तो ये ठीक है, वरना वो कैश नहीं देता। तो ऑप्शन देखिए, लेंडर नीड इंफॉर्मेशन अबाउट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ बिजनेस। नहीं, उनका इनसे कोई ताल्लुकात ज़्यादा नहीं होता। हो देखते हैं लेकिन ये ज़्यादा अहम नहीं है। लेंडर नीड इंफॉर्मेशन अबाउट प्रॉफिटेबिलिटी एंड बिजनेस, नहीं, ये तो इम्प्लाई करते हैं कि हमारी यहाँ जॉब सेव रहेगी या नहीं। लेंडर वांट टू असेस द एंटिटी कैपेसिटी टू पे इंटरेस्ट एंड रिपे लोन ऑन टाइम। हाँ, ये बात ठीक है कि जो कर्ज देने वाला ये देखता है कि ये मेरा इंटरेस्ट भी दे देगा और मेरे पैसे भी देगा, तब वो देता है, वरना वो नहीं देता कि जब उसे ख़तरा हो कि इसके पैसे डूब जाएंगे या इससे कुछ नहीं मिलेगा। ऑल ऑफ दिस नहीं है बात, ये बात ठीक है। 37 MCQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द लाइबिलिटी। लाइबिलिटी को कौन और दिए गए ऑप्शन में से कैसे डिस्क्राइब होगी? लाइबिलिटी एक बिजनेस पर एक तरह का, यानी कर्जा समझ लें। ये हो गया कि बिजनेस ने कुछ चीज़ ली और उसके बदले में कुछ चीज़ देनी थी लेकिन दी नहीं अभी तक। हाँ, ऑप्शन ए है, समवन हु ओज मनी टू द बिजनेस फॉर गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। ओज, ओड टू या ओड टू आप जान लें ये एक एसेट होता है, और ओड बाय या ओइंग बाय ये हमारी लाइबिलिटी होती है, जिसके ज़रिए जिसकी तरफ से हम वो करते हैं, यानी अकाउंटिंग करते हैं। या तो ऑप्शन ये गलत है, ये उसका एसेट हो गया। समवन हु ओज मनी टू द बिजनेस, जिसने बिजनेस के पैसे देने हैं, ये तो नहीं है। बिजनेस के जो पैसे देने हैं तो वो तो बिजनेस का एसेट होगा ना। आर ट्रांजेक्शन टू परचेज गुड्स टू बी पेड फॉर इमीडिएट पेमेंट। इमीडिएट पेमेंट तो ये करंट हो गया। नहीं, ये मौके पर जो पेमेंट अदा की गई वो लाइबिलिटी नहीं होगी। हमने कोई चीज़ ख़रीदी, उसे कहा कि हम पैसे बाद में देंगे, तो ये हमारी लाइबिलिटी बनती है। तो ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन सी है, एन अमाउंट ओड बाय द बिजनेस। बिजनेस ने कोई किसी से कोई चीज़ उधार ली है, हाँ, ये लाइबिलिटी है। ऑप्शन डी है, ऑल ऑफ दिस नहीं, ये गलत है। ऑल ऑफ दिस नहीं है, ऑप्शन सी ठीक है। 38 में है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू लेंडर। ये हमने पहले भी डिस्कस किया है कि लेंडर क्यों मांगते हैं। लेंडर इसलिए मांगते हैं कि ये उनको वक्त पर पैसा देंगे, उनका इंटरेस्ट भी देंगे, तब हम उनको कर्जा दें, वरना हम नहीं देते। तो यानी क्रेडिट रेटिंग उनकी ठीक होगी तो वो देंगे। तो ऑप्शन बी ठीक है। देन ऑप्शन ए में है इंफॉर्मेशन स्टेबिलिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी, ये तो इम्प्लाइज देखते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो ये नहीं है। ऑप्शन बी ठीक है। एक्सेस द कंटिन्यूइंग एबिलिटी ऑफ द बारोअर टू पे इंटरेस्ट एंड इट्स एबिलिटी टू रिपे द लोन प्रिंसिपल एट मैच्योरिटी, हाँ, ये बात ठीक है।
ऑप्शन सी में है दे कैन यूज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू एक्सेस हाउ मच क्रेडिट दे माइट सेफली अलाउ टू द एंटिटी। ये बात किसी हद तक ठीक है लेकिन फुल ठीक नहीं है। तो ये बात डी ऑप्शन में दे माइट यूज दिस इंफॉर्मेशन फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस रेगुलेशन और डिसाइडिंग टैक्स पॉलिसीज, ये गवर्नमेंट असेस करते हैं तो ये नहीं है। आगे इनकम अराइजेज फ्राम इंक्रीज इन एसेट और डिक्रीज इन लाइबिलिटी रिजल्टिंग इन, ये आपका बुक का चैप्टर नंबर 1 में है। चैप्टर नंबर 1 के पेज नंबर तकरीबन 8 पर खड़ी है इनकम और एक्सपेंस। यहाँ हम देखें तो ये इनकम की डेफिनेशन भी एक तरह से देखें तो बुक की यही बनती है कि कोई ऐसी चीज़ जिससे हमारा एसेट इंक्रीज़ हो जाए और लाइबिलिटी डिक्रीज़ हो जाए और ये अदर देन कंट्रीब्यूशन फ्राम ओनर हो, यानी ओनर ना दे, तो ये इनकम होगी। और ये बाकी देख लें डिक्रीज इक्विटी कैसे डिक्रीज होगी अदर देन कंट्रीब्यूशन, नहीं ये इक्विटी डिक्रीज नहीं होगी बल्कि इक्विटी तो इंक्रीज होगी क्योंकि वो मालिक का पैसा तो आ रहा है। एंड इंक्रीज इन इक्विटी इंक्लूडिंग कंट्रीब्यूशन, नहीं ये इसको ओनर तो नहीं दे रहा है इनकम, ये तो कस्टमर से आ रही है ना। डिक्रीज इन इक्विटी इंक्लूडिंग ओन, नहीं ये इक्विटी ऑप्शन डी कह रहा है कि ओनर ने विड्रा किया, नहीं ये बात भी गलत है। तो ऑप्शन बी ठीक है, इंक्रीज इन इक्विटी यानी कैपिटल इंक्रीज हुआ है और कैपिटल इंक्रीज होने के पैसे भी ओनर ने नहीं दिए बल्कि बिजनेस ने किसी और जगह से अर्न किए हैं। तो 40 पर आ जाते हैं और 40 है विच टू ऑफ द फॉलोइंग वुड बी कंसीडर्ड एज बिजनेस ट्रांजैक्शन, इनमें से कौन सी बिजनेस ट्रांजैक्शन होगी। आपको पता है कि बिजनेस ट्रांजैक्शन वो होती है जिसमें बिजनेस इन्वॉल्व हो। तो ऑप्शन ए है बिजनेस पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ द प्रीवियस ईयर, हाँ ये बिजनेस की लाइबिलिटी थी जो बिजनेस ने अदा कर दी तो ये एक बिजनेस की ट्रांजैक्शन होगी। ऑप्शन बी है ओनर रिसीव्ड इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ द ओनर रेजिडेंस, बिजनेस के मालिक ने अपने घर का बिल रिसीव किया तो ये ओनर का ज़ाती मसला है बिजनेस का नहीं, तो ये नहीं होगा। ओनर पेड द इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ रेजिडेंस फ्रॉम द पर्सनल कैश, बिजनेस ने अपने घर का बिल अपने पर्सनल कैश से किया तो ये कोई बिजनेस की ट्रांजैक्शन नहीं। ऑप्शन डी है बिजनेस रिसीव्ड इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ ऑफिस प्रेमिसेस विच विल बी पेड इन द नेक्स्ट ईयर, हाँ ये है कि बिजनेस ने अपने ऑफिस या प्रेमिसेस में बिजली सर्व की है कि उसका बिल उसने रिसीव किया कि इसको मैं अगले साल पे करूँगा, बिजनेस ने पे करना है इलेक्ट्रिसिटी का बिल नेक्स्ट ईयर, तो ये बिजनेस की एक तरह की लाइबिलिटी हुई, तो ये बिजनेस की ट्रांजैक्शन है क्योंकि इसमें बिजनेस इन्वॉल्व है। 41 पे आ जाते हैं। 41 भी यही कहता है कि विच टू ऑफ द फॉलोइंग वुड बी कंसीडर्ड एज बिजनेस ट्रांजैक्शन, इनमें से कौन सी बिजनेस की ट्रांजैक्शन है। पहली स्टेटमेंट है बैंक सेट द लिमिट ऑफ ओवरड्राफ्ट ऑफ ₹10 मिलियन, आपको पता है ओवरड्राफ्ट बैंक देता है कि आपके अकाउंट में अगर पैसे नहीं भी होंगे तो आप ओवर इस सहूलियत से पैसा ले सकते हैं, तो ये इसकी कोई एंट्री भी नहीं होगी इसलिए ये कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन भी नहीं है, ये बिजनेस ऑफर कर रहा है एक तरह के बिजनेस के लिए अपॉर्चुनिटी समझ लें। ऑप्शन 2 है इंटरेस्ट, हाँ इसमें इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक ऑन ओवरड्राफ्ट, बिजनेस ने ओवरड्राफ्ट लिया है और उसने इंटरेस्ट पे करना है, ये बिजनेस की लाइबिलिटी है। तो ये एक तरह आप समझ लें कि ये एक बिजनेस ट्रांजैक्शन है। तो बोथ आर करेक्ट नहीं, नन इज करेक्ट नहीं, ये नहीं है, ओनली वन भी गलत है, ओनली टू, डी ऑप्शन ओनली टू इज करेक्ट। ठीक है 42 पे आ जाते हैं। 42 है विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट पार्ट ऑफ कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इनमें से फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन सा हिस्सा है। नोट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हाँ ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हिस्सा है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन या बैलेंस शीट, ये भी बैलेंस शीट, ये भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हिस्सा है। डायरेक्टर रिपोर्ट, ये डायरेक्टर रिपोर्ट फाइनेंशियल स्टेट का हिस्सा नहीं है ना, ऑडिटर रिपोर्ट है। फाइनेंशियल सपोर्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट और
स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ये दोनों है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट। बाकी डायरेक्टर रिपोर्ट ऑडिटर रिपोर्ट नहीं है। 43 पे आ जाते हैं। 43 है विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट पार्ट ऑफ कंप्लीट सेट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये दोबारा से वही आई हुई है लेकिन इसके ऑप्शन चेंज है। ये वो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ये दोनों हैं। लेकिन इनकम टैक्स रिटर्न ये भी फाइनेंशियल का हिस्सा नहीं है, ऑडिटर रिपोर्ट भी नहीं है। क्योंकि डायरेक्टर की रिपोर्ट में वो एम्प्लॉय के बारे में दे सकता है या किसी मसले के बारे में दे सकता है। ऑडिटर रिपोर्ट, ऑडिटर भी स्टेटमेंट को वो करते हैं, देखते हैं, असेस करते हैं कि ये इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है, तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट हिस्सा नहीं हुई। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हिस्सा हुआ कैश फ्लोज, कैश का आना जाना, ये हो गया। या बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन को बैलेंस शीट भी कहते हैं ना। तो ये दोनों हैं। और टैक्स रिटर्न भी नहीं है, डायरेक्टर रिपोर्ट भी नहीं है, ऑडिटर रिपोर्ट भी नहीं है। हाँ 44 पे आ जाना टोटल एसेट ऑफ द बिजनेस वोट। ये चार्ज लिखा हुआ, ये चार्ज नहीं बल्कि चेंज आएगा यहाँ एज द रिजल्ट ऑफ। तो नॉन करेंट एसेट बीइंग परचेज ऑन कैश, ये तो वही पहले वाली बात हो गई ना। ये कैश गया यानी करंट एसेट गया और नॉन करंट एसेट गया तो एसेट चेंज नहीं होंगे। सप्लायर बैलेंस बीइंग पेड एंड चेक, ये भी वो लाइबिलिटी कम हुई और कैश गया और हमने वो लाइबिलिटी के सप्लायर के पैसे देने थे वो गए, तो ये भी गलत है। ऑप्शन डी में आ जाता है नॉन करंट एसेट बीइंग परचेज ऑन कैश क्रेडिट, हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई और नॉन करंट एसेट भी इंक्रीज हो गया, तो ये भी एसेट को तो चेंज नहीं कर रहा, जितनी लाइबिलिटी बढ़ी है उतना के तो एसेट भी तो बढ़ा है ना। तो वेजेस बीइंग पेड इन कैश, ये हमारा एक्सपेंस होगा। आप ये दो बात ध्यान में रखें कि एक्सपेंस वो चीज़ होती है जिसके बदले में हमें कोई फ़ायदा मिलता है लेकिन उसके हम कोई रिकॉर्ड नहीं कर सकते। और इनकम और एक्सपेंस ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं कि हमें कोई फ़ायदा मिलता तो है लेकिन उससे हम लाइबिलिटी या एसेट कंसीडर नहीं करते। वेजेस बीइंग पेड इन कैश, अगर सैलरी होती तो सैलरी की बात अलग थी। ये वेजेस और सैलरी में फ़र्क ये है कि वेजेस होती हैं ये टेम्परेरी हम कोई एम्प्लॉय रख लेते हैं और सैलरी हमारा जो परमानेंट एम्प्लॉय होता है उसके लिए होता है। वैसे भी एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस से हमारी इक्विटी कम होती है, एसेट भी कम होता है, तो ये एसेट चेंज होगा। और इसी तरह अगर इनकम होगी तो इनकम से हमारा इक्विटी बढ़ जाएगी और एसेट भी बढ़ हो जाएगा। तो ये बात ऑप्शन सी ठीक है, वेजेस बीइंग पेड इन कैश, इससे हमारा एसेट कम हो रहा है। 45 पे आ जाते हैं। बिजनेस कमेंस्ड विद कैपिटल इन कैश ऑफ रुपीज़ 1,50,000, inventory of rupees 1 lakh was purchased for cash and half of inventory was sold at markup of 20% on credit. Furniture of 40,000 was purchased on credit. What will be accounting equation आफ्टर दिस ट्रांजेक्शन। हाँ ये उसने हमें कुछ डेटा दिया है। वो कहता है कि बिजनेस ने स्टार्ट किया है, एक बिजनेस स्टार्ट हुआ है 1,50,000 से, उसकी 1,00,000 की इन्वेंट्री परचेज हुई है, हाफ ऑफ इन्वेंट्री यानी 1,00,000 की हुई है, उसमें से 50,000 की हमने क्रेडिट पर दी हुई है 20% मार्कअप के साथ, और 40,000 का हमने खुद उधार पर फर्नीचर ख़रीदा है। तो ये कैसे होगा? अगर हम सिंपली देखें तो यहाँ आएगा 1,50,000 रुपये का हमारा ये इक्विटी था और 1,00,000 हमारा ऐड हो गया, तो ये क्या हो गया 2,50,000। अब 2,50,000 में से हमने 50,000 रुपये की यानी हाफ ऑफ जो इन्वेंट्री था ना वही हमने सेल किया ना, तो ये हमने 50,000 का सेल कर दिया। बाकी हमारा कितना बच गया, ये सिर्फ 2,00,000 का बच गया। 2,00,000 में से हमने क्या किया कि 40,000 की हमारी ये हमने एक फर्नीचर ख़रीदा था 40,000 रुपये का, तो 40,000 रुपये का हमारा ये फर्नीचर आ गया।
तो ये हमारी लाइबिलिटी हो गई। तो 2 लाख रुपए की 40,000 की लाइबिलिटी। तो अकाउंटिंग इक्वेशन सी बनती है सी इज इक्वल टू ए माइनस एल। तो ये क्या हो गया, 2 लाख, ये हमारा एसेट सी हो गया, माइनस 40,000, तो ये 1,60,000 बच गया। ये हमारा क्या हो गया, कैपिटल। तो ये हम अगर ऑप्शन सर्च करें तो ये बनते हैं, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए में 1,90,000, नहीं ये नहीं। ऑप्शन सी में 1,50,000 माइनस 40, नहीं हमारा एसेट इतना भी नहीं। और ऑप्शन डी में 1,60,000 माइनस 40,000, ये भी नहीं। ऑप्शन बी देखें 2 लाख। अब सिंपल देखें ना, 1,50,000 कैश था और 1 लाख इन्वेंट्री थी, ये 2,50,000 हुआ। उसकी हाफ इन्वेंट्री, 1 लाख की इन्वेंट्री में से 50,000 की इन्वेंट्री हमने क्रेडिट पर दे दी। वो था, वो है हमारा एसेट, लेकिन अभी नहीं है ना। नेट एसेट हम, आपको पता है अकाउंटिंग इक्वेशन में नेट एसेट काउंट होते हैं। तो ये 2 लाख माइनस 50,000 चला गया, 2,50,000 में से बाकी 2,50,000, ये 2 लाख, ये 40,000 रुपये, 40,000 रुपये का हमने जो फर्नीचर ख़रीदा, ये हमारी लाइबिलिटी होगी। तो हमारा नेट कैपिटल जो है वो 1,60,000 का बन गया। तो 46 में आएंगे। 46 में वो कहता है कि अकाउंटिंग पीरियड के दौरान एसेट इंक्रीज हुए हैं 7 मिलियन से एंड द ओनर इक्विटी डिक्रीज बाय 3 मिलियन, दैन लाइबिलिटी मस्ट बी। ये भी कैलकुलेशन वाला है। हम अकाउंटिंग इक्वेशन लिखेंगे। अकाउंटिंग इक्वेशन आपको पता है, अकाउंटिंग इक्वेशन है, इधर मैं रफ अमल करके आपको दिखाता हूँ। अकाउंटिंग इक्वेशन है सी इज इक्वल टू, और ये कहाँ फंस गया मैं, सी इज इक्वल टू ए माइनस एल। सी इज इक्वल टू, ये वो कहता है कि हमारा क्या हुआ, इस सबको मैं इरेज कर दूँ एक साथ। एसेट इंक्रीज हुआ है 7 मिलियन से और इक्विटी कम हुई है 3 मिलियन से। तो आप ये देखें, एसेट्स माइनस लाइबिलिटी इज इक्वल टू, ये सी, एसेट इंक्रीज हुआ 7 मिलियन से, लाइबिलिटी को हम एक्स कर देते हैं, और ये कैपिटल क्या हो गया हमारा, वो कह रहा है कि ओनर इक्विटी डिक्रीज हुई है -3 से। अगर हम ये करें +7 है और ये -3 का इधर आके +3 हो जाएगा, और नेगेटिव उधर एक्स, उधर जाके एक्स होगा। एक्स इज इक्वल टू 7 + 3 + 10 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया कि हमारा जो लाइबिलिटी है वो इंक्रीज़ हो गई 10 मिलियन से, +10 हो गया ना। अगर -10 आता तो डिक्रीज़ होती, अब ये इंक्रीज़ हो गई है। तो चलते हैं बैक, इनको ये इंक्रीज़ बाय 10 मिलियन, ये ऑप्शन ए करेक्ट है। इस तरह से ये 47 भी यही तर्ज का है। इफ़ ड्यूरिंग अकाउंटिंग पीरियड द एसेट इंक्रीज बाय 6 मिलियन and liability increased by 4 million, then owner equity must be। 6 मिलियन से एसेट इंक्रीज हुए हैं और लाइबिलिटी 4 मिलियन से इंक्रीज हुई है। इसको हम कैसे करेंगे, वही अकाउंटिंग इक्वेशन, वो है सी इज इक्वल टू ए माइनस एल, ए इक्वल टू ये कितना का, एसेट हमारे इंक्रीज हुए 6 मिलियन से, +6 आ गया, नेगेटिव इंटू ये कहाँ इंक्रीज हुई है +4 से, तो ये +6, नेगेटिव माइनस ये नेगेटिव हो गया -4,
तो ये हो गया +2, तो ये इंक्रीज बाय 2 मिलियन, कैपिटल इंक्रीज बाय 2 मिलियन, क्योंकि यह नेगेटिव था और अंदर 4 प्लस का था, तो नेगेटिव प्लस नेगेटिव हो गया, 6 - 4 किया तो ये +2 आ गया। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अकाउंटिंग इक्वेशन वाले थे, ये पहला चैप्टर है, कोई ये इतना मुश्किल तो नहीं है, पढ़ा हुआ हो तो। नहीं पढ़ा तो मेरा तो यही सजेशन होगा कि आप पहले पढ़ लें फिर इनको करें। 48 पे आ जाएं। A liability is classified as current liability if it is paid। एक लाइबिलिटी उस वक्त करंट लाइबिलिटी बनती है जब वो 1 ईयर के अंदर पे की गई हो। ये बात शायद आपको अकाउंटिंग वाले सर ने पढ़ाई हो कि एसेट करंट एसेट में विच एवर इज लेस है आता है और लाइबिलिटी में विच एवर इज लॉन्गर आता है। तो लाइबिलिटी इज क्लासिफाइड एज करंट लाइबिलिटी इफ इट इज पेड विद इन 1 ईयर और विच एवर इज लेस। तो अगर ये लॉन्गर हुआ, लेस हुआ तो यो एसेट बन जाएगा, अगर लॉन्गर हुआ तो ये लाइबिलिटी होगा। तो विद इन 1 ईयर नॉर्मल विच एवर इज शॉर्टर, शॉर्टर एसेट के लिए होता है। आउट ऑफ करंट एसेट ये भी गलत है, आउट ऑफ नॉन करंट एसेट नहीं, ऑप्शन ए करेक्ट है। ये आपको अकाउंटिंग वाले सर ने शायद बताया होगा। और हम इस तरह 49 पे आ जाते हैं। 49 पे है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी आर पर्सनली लायबल फॉर एनी लॉसेज ऑफ द कंपनी, नहीं ये बात ठीक नहीं है। डायरेक्टर तो कुछ शेयर होल्डर होते हैं, लॉसेज में तो सारे शेयर होल्डर का हिस्सा होता है, कंट्रीब्यूशन होता है, तो ये बात ठीक नहीं है। ऑप्शन बी में आते हैं सोल ट्रेडर बिजनेस इज ओन्ड बाय शेयर होल्डर, नहीं सोल ट्रेडर इसमें में तो एक प्रोपराइटर होता है, एक सोल प्रोपराइटर होता है बस। पार्टनरशिप, पार्टनर लायबल फॉर द लॉसेस इन अ पार्टनर इक्वली रिगार्डलेस ऑफ द देयर प्रॉफिट रेशियो। आपको ये बात ठीक लग रही होगी कि पार्टनर में पार्टनरशिप भी इक्वली लायबल होते हैं लॉसेस में, नहीं। यहाँ ये बात अगर इक्वली ना लिखता तो ठीक थी, क्योंकि पार्टनर अगर प्रॉफिट शेयरिंग उनकी सेम होगी तभी वो इक्वल होंगे। ये कहता है रिगार्डलेस, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का कोई असर नहीं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का असर होता है। अगर एक 40% ले रहा है और दूसरा 60% ले रहा है दो पार्टनर में से, तो वो जो 60% ले गया उसका लॉसेस में भी जो कंट्रीब्यूशन होगा वो भी 60% होगा, ना कि 50%। तो ये बात भी गलत हो गई। ऑप्शन डी है अ कंपनी इज रन बाय डायरेक्टर ऑन द बिहाफ ऑफ शेयर होल्डर। हाँ, डायरेक्टर को आपने, ये तो आपने बिजनेस में भी पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 2 में, कि कंपनी के जो डायरेक्टर होते हैं वो शेयर होल्डर की वोटिंग से आते हैं और वो शेयर होल्डिंग के बिहाफ पर ही कंपनी को रन करते हैं। तो 50 MCQ नंबर 50 पे आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। दो स्टेटमेंट दी हुई हैं। डायरेक्टर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी फॉर पब्लिक डिस्क्लोजर। हाँ, ये डायरेक्टर की जिम्मेदारी होती है, तो ये बात ठीक है। पार्टनर आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर पार्टनरशिप फॉर पब्लिक डिस्क्लोजर। यहाँ तक तो ठीक थी कि पार्टनरशिप के लिए बनाते हैं, और यहाँ लिखा हुआ है ना फॉर पब्लिक डिस्क्लोजर, ये बात गलत है। पब्लिक के लिए नहीं बनाते बल्कि वो अपने लिए बनाते हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, ओनली 1 इज़ करेक्ट, ओनली 2 इज़ करेक्ट, ये भी गलत है। बोथ आर करेक्ट, ये ऑप्शन भी गलत है। बोथ आर इनकरेक्ट, ये भी गलत है। 51 पे आ जाते हैं। इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, इनको कहा जाता है IFRS और इशूड बाय, इनको करता है इशू फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, नहीं इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, हाँ ये करता है। IASB इंटरनेशनल अकाउंटिंग कमेटी, नहीं ये नहीं करता। GAP ये भी नहीं करता। तो ये स्टैंडर्ड बोर्ड इशू करता है IFRS को। अगर आप बुक में जाए ना, अकाउंटिंग बुक चैप्टर नंबर 1 पेज नंबर 12 पे, जहाँ लिखा है GAAB गैप एंड IFRS, इस टॉपिक में, ये सेकंड लास्ट चैप्टर ना इस सफ़े का, तो यहाँ के आखिरी लाइन है जो लिखा हुआ है IFRS इशूड बाय द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड IASB, ये बुक लाइन है, तो इसे देख लीजिएगा।
हाँ, इसमें से लाजमी क्वेश्चन आता है, कभी वो GAA गैप का पूछ लेता है, कभी सोर्सेज गैप के सोर्सेज क्या हैं, या IFRS कौन इशू करता है। इसमें से लाजमी सवाल बनता है एक फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वाले टॉपिक से। और इसी तरह आ जाते हैं 52 पे। एन आइटम कैन बी कन्वर्टेड इजीली इनटू कैश। कैश में कौन सा आइटम जल्दी कन्वर्ट होगा, आपको पता है। इन विच ऑफ द सेक्शन ऑफ स्टेटमेंट फाइनेंशियल प्रोवाइड बी अपेयर। नॉन करंट एसेट नहीं, नॉन करंट एसेट नहीं। कैश है भी करंट एसेट, तो ये करंट एसेट, करंट लाइबिलिटीज भी नहीं इजीली कन्वर्ट हो सकती। कैपिटल भी ये कन्वर्ट हो सकती है, लेकिन सबसे इजीली करंट एसेट कन्वर्ट होगा। ये हाँ, ये लिखा है, ये सब कन्वर्ट हो सकती हैं। करंट एसेट भी कन्वर्ट हो सकता है, करंट लाइबिलिटी भी, कैपिटल भी, लेकिन सबसे इजी करंट एसेट कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि कैश है भी करंट एसेट। लाइबिलिटी इज क्लासिफाइड एज करंट लाइबिलिटी इफ इट इज पेड। ये वही बात पहले हमने पढ़ चुका है। विद इन 1 year ऑफ और नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल विच एवर इज लॉन्गर। तो आगे फिर वही आ गई, लाइबिलिटी इज क्लासिफाइड एज करंट लाइबिलिटी। हाँ, इसको देना चाहिए करंट एसेट। अच्छा, खैर जो भी है। विद इन 1 year और नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल विच एवर इज लॉन्गर। इंक्रीज इनकम अराइजेज फ्रॉम इंक्रीज इन एसेट्स और डिक्रीज इन लाइबिलिटी रिजल्टिंग इन। ये हमने मेरा ख्याल है पहले की है कि ये कैसे होगा। इनकम अराइज होगी एसेट इंक्रीज से, या डिक्रीज इन लाइबिलिटी रिजल्टिंग इन इंक्रीज इन इक्विटी अदर देन कंट्रीब्यूशन ओनर। इनकम आती है, इससे एसेट भी इंक्रीज होता है, लाइबिलिटी कम होती है, ये ओनर भी नहीं देता है, तो ये यही तो इनकम होती है ना। बाकी तो एसेट वगैरह होते हैं ना, इनकम अदर देन कंट्रीब्यूशन। और ये जो बुक पर इनकम दी हुई है, ये उसकी सेकंड लाइन है, फर्स्ट लाइन ऊपर लिखी हुई है कि इंक्रीज इन इनकम अराइज इन इंक्रीज इन एसेट्स डिक्रीज इन लाइबिलिटी, और उसकी सेकंड लाइन है इंक्रीज इन इक्विटी अदर देन कंट्रीब्यूशन अदर देन ओनर्स। तो आगे चलते हैं हम। कहाँ आ गया, 56 है। 56 पे नेट एसेट्स ऑफ अ बिजनेस वुड बी चेंज एज अ रिजल्ट ऑफ। नेट एसेट ये हमने शायद पहले कर लिया है कि नेट एसेट कैसे चेंज होंगे। नेट एसेट का मतलब है एसेट्स और लाइबिलिटीज चेंज हों, यानी कोई एसेट अगर इंक्रीज हुआ है कि उसके मुकाबले में उतनी लाइबिलिटी चेंज हुई, तो ये चेंज नहीं होगा। एसेट कम से चेंज हो या लाइबिलिटी ज़्यादा से चेंज हो, ये हमारा नेट एसेट चेंज होगा। तो नॉन करंट एसेट भी परचेज ऑन कैश, ये तो वही नॉन करंट एसेट, यानी नॉन करंट एसेट इंक्रीज हुआ और करंट एसेट डिक्रीज हुआ, तो ये एसेट चेंज नहीं हुआ। सप्लायर को हमने पैसे दिए, बैंक के ज़रिए चेक दिए, बैंक चेक दिया, तो ये हमारी लाइबिलिटी डिक्रीज हो गई और हमारा एसेट भी डिक्रीज हो गया, तो ये भी चेंज नहीं हुआ। नॉन करंट ऑप्शन डी में है, नॉन करंट एसेट भी परचेज ऑन क्रेडिट, तो ये भी ठीक नहीं हुआ। ऑप्शन सी को देखें तो वेजेस बीइंग पेड इन कैश, तो ये ठीक है, इसके ज़रिए चेंज होगा। वेजेस हमारा एक एक्सपेंस है, तो आपको पता है एक्सपेंस के ज़रिए से हमारा वो नेट एसेट चेंज होते हैं, यानी अगर एक्सपेंस हो तो नेट एसेट इंक्रीज होंगे, अगर एक्सपेंस। और ये 57 दोबारा वही है कि कैपिटल ऑफ द बिजनेस वुड बी चेंज। कैपिटल कैसे चेंज होगा, वही आपको पता है, कैपिटल भी एक्सपेंस पे करने से कम होता है और इनकम से इंक्रीज होता है, तो ये भी विच पेड हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, 58 है। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ये पहले हमने की हुई है, तो ये भी हमने पहले किया हुआ है। डायरेक्टर ऑफ द कंपनी ये नहीं है, तो ऑप्शन डी ठीक है, ये आपने किया हुआ है कि डायरेक्टर शेयर होल्डर के बेस पे या उनके बिहाफ पे कंपनी को रन करते हैं। IFRS वाला भी मैंने आपको बताया कि बुक के पेज 12 पे गैप वाला चैप्टर की लास्ट लाइन है। और 60 है, द कॉस्ट ऑफ वेस्ट बास्केट हैविंग एन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ 5 year इज चार्ज ऑफ एज एन एक्सपेंस। चार्ज ऑफ का मतलब है ये कि हमारा एक्सपेंस है,
waste basket having an estimated useful. This is an example of application. ये कंसिस्टेंसी नहीं है, कंसिस्टेंसी तो नहीं है। मैचिंग प्रिंसिपल ये है कि रेवेन्यू और जो एक्सपेंस है वो सेम अकाउंटिंग पीरियड का हो। हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल, ये हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल भी नहीं है। ये मटेरियलिस्टिक कंसेप्ट हमने ऊपर भी पढ़ा है कि ये मटेरियलिस्ट चीज़ शामिल होंगी, वो चेंज करेंगे एसेट या लायबिलिटीज़ को। तो ये हमारा एक्सपेंस चेंज हो रहा है या कैपिटल चेंज हो रहा है, तो ये मटेरियलिटी कंसेप्ट है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब हमने 31 से 60 तक किए हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अगर आपको किसी किस्म का मसला हो तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और हमसे कोई भी क्वेश्चन हो अकाउंटिंग के मामले में, पीआरसी के जो 5 सब्जेक्ट हैं इनमें से कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।